अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक बड़ी और गैर मामूली पेशरफ से। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान में खवारिज के ठिकानों पर फजाई कार्रवाई की है, जिसमें 80 से ज़ायद दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात सामने आ रही हैं। ये सिर्फ सरहद पार हमला नहीं, बल्कि एक वाज़े और दो टुक पैगाम है। नंगरहार, पक्तिका और खौस्त में फिताल खवारिज टीटीपी के 7 मराकिज़ को निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई मुसद्दिका खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई है और किसी शहरी आबादी या मजहबी मकाम को निशाना नहीं बनाया गया। दूसरी जानिब काबुल से सख्त रद्द-ए-अमल आया है और जवाब देने की वार्निंग भी दी गई है। सवाल ये है कि क्या ये इकदाम दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन मोड़ साबित होगा या खित्ते में कशीदगी की एक नई लहर जन्म ले रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पाकिस्तानी सियासत का दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इत्तलात हैं कि हुकूमती वफ्द और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई के दरमियान रवा हफ्ते अहम मुलाकात मुतवक्के है। इंतखाबी इस्लाहात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात और सियासी असीरों की रिहाई जैसे निकात ज़ेरे बहस आ सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये राब्ते सियासी डेडलॉक तोड़ने की संजीदा कोशिश हैं या महज वक्ती दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। दूसरी जानिब अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुमकिन मुलाकातों, सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ने अपोजिशन की सफ़ों में नई बहस छेड़ दी है। अपोजिशन लीडर की तैनाती अदालत में चैलेंज हो चुकी है, यानी सियासी और कानूनी महाज एक साथ खुल चुके हैं। तो क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बामानी मुकालमा शुरू होगा या सियासत एक बार फिर महाजराई की तरफ बढ़ेगी? इस सेगमेंट में बात होगी राब्तों की सियासत, जेल मुलाकातों, अदालती चैलेंजेस और अपोजिशन की अंदरूनी कशमकश की, क्योंकि इस वक्त सवाल सिर्फ मुलाकातों का नहीं, निज़ाम की समत का भी है। नाज़रीन, स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, तारिक सुमैर साहब और शकील करार साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और डॉक्टर अली इमरान साहब। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं इस वक्त आगाज़ करना चाहूँगी। इस पर हम बहुत मरतबा बात भी कर चुके हैं कि कभी भी पाकिस्तान जो है वो अमन का दाई है, सो वो चाहता है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हमेशा से इस पर बात भी होती रही है, लेकिन हम देखते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं ये रुकने का नाम नहीं लेती, किसी तौर ये थम नहीं रही हैं। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बॉर्डर पार से हमले जो हैं वो नहीं रुक रहे हैं। हमारी कोशिश रही है हमेशा से कि ये हमले जो हैं वो रुक जाएं और हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब बढ़ जाएं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 19 अक्टूबर 2025 को एक मुआहिदा भी हुआ था और कहा यह गया था कि अब जो दहशतगर्द हैं, जो कि बात होती है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान का रुख करते हैं और फिर पाकिस्तान में इंतशार फैलता है, दहशतगर्दी फैलती है, वो तमाम तर चीज़ें अब नहीं होंगी। वो चीज़ें दोबारा हमें दिखाई दी और फिर वो हुआ जो फिर कल परसों दुनिया ने देखा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया काशा। ये बहुत अहम मामला है, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, आवाम की जानो माल की हिफाजत करने का मामला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे आए रोज़ जो हमले होते हैं, ख़ुदकुश हमले कर लें, बाकी जो हमले होते हैं, उनको रोकने के क्या तरीके हैं? 2 तरीके। एक तरीका है बातचीत करें। बातचीत हमने कई मरतबा की, बिल्कुल, और उसमें अफ़गानिस्तान की जो रजीम है, तालिबान रजीम हुकूमत, क्योंकि वो नई दिल्ली के ज़ेर असर आ चुकी है, राह के ज़ेर असर है, मैं तो उसे कहूँगा बीजेपी पार्ट 2 समझ लें, आरएसएस पार्ट 2 है। वो काबल में बैठे हुए, उनकी शक्ल में नरेंद्र मोदी, इन्हें की शक्ल डिफरेंट है, तालिबान की शक्ल उनकी मिलती जुलती अब हो गई है। ये जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कार्रवाई की है ये नागुज़ीर हो चुकी थी, क्योंकि हमारे बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुलफराज तनोली शहीद हुए बनू में, फिर बाजोड़ में वाक़या हुआ, फिर आपको पता है इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में एक खुदकुश हमला हुआ था। ये सारे ताने बाने, वो एक मोहम्मद अख्तर दहशतगर्द है कलदम तंजीम का, उसके साथ मिलते थे और उसके ठिकाने पे हमला किया गया। और नगरहार हो गया, खोस्त हो गया, पक्तिका हो गया, ये बॉर्डर एरियाज़ हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ ये लगते हैं और वहीं से ये आके कार्रवाइयाँ करके चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये तासर दे रही है कि मासूमों को निशाना बनाया गया। क्या जो हमारी मसाजिद में शहीद होते हैं वो मासूम नहीं थे, वो नमाजी नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे? उस पर तो आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला, अफ़गान तालिबान हुकूमत ने एक लफ्ज़ की मज़म्मत नहीं की आपने। और आप इधर हमारी फ़ौज अगर कार्रवाई करती है और हमने बॉर्डर एरियाज़ के अंदर के साथ की है, और आप ये दूसरी मरतबा हमने की है, पिछले साल भी हमें मजबूरन करना पड़ा था ये इकदाम, तो आप देखें कि ये खोगानी, गनी खेल, बेऔसत ये कैंप है वहाँ पर बने। और मैं एक बात यहाँ करूँगा कि मछली जो है वो पानी के अंदर ही तैरती है ना, तो जीती है। तो ये दहशतगर्द जो हैं
जो लीडर्स हैं, इनके कमांडर्स हैं, 42 कमांडर्स इतलात हैं जो उसमें मारे गए हैं इस हमारी कार्रवाई में। तो वो जो दहशतगर्द हैं, कमांडर्स हैं, अपनी फैमिलीज को वहाँ रखा हुआ है। और इसमें तलाल चौधरी के मुताबिक जो दाखिला के वज़ीर ममलिकत हैं, उन्होंने कहा ज़्यादातर वो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जो छुप के वहाँ बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे हमारी फोर्सेस। मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली, इंडिया ने अब दूसरा रास्ता ढूंढा। उसके बाद आपको याद होगा अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गए हुए थे, नई दिल्ली। उस ज़माने में पाकिस्तानी फोर्सेस पे बॉर्डर से हमले किए गए, जॉइंट हमले थे दहशतगर्दों की तरफ से और अफ़गान की फोर्सेस की तरफ से। तो पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब दिया है और बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अब बात आती है जो दोस्त ममालिक जो सालिस बन रहे थे, सर उस हवाले से मैं अलग से मैं एक फ़िक्रा बोल दूंगा कि उन दोस्त ममालिक को चाहिए कि अब इनको लगाम डलवाएं और दोबारा हमारे साथ अगर इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठाना है तो पहले ये दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके आएँ, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे। बिल्कुल, बारहा पाकिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है, कहा गया है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन वो चीज़ें फिर हमने देखी और स्टिल हम वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों का सामना कर रहे हैं। मतलब ये जो दहशतगर्द हैं इनको लगाम डालने में अफगानिस्तान जो है वो बुरी तरीके से, ये अगर कहा जाए नाकाम हो गया तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि हम इन दहशतगर्दों को लगाम डालेंगे, अब अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं होगी, उसके साथ साथ जो दहशतगर्द यहाँ पे परवरिश पाते हैं वो भी पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगे। शकील करार साहब, बारहा पाकिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है, कहा गया है कि तमाम तर चीज़ें देखने में ना आए। आप क्या समझते हैं कि ये जो हलाकतें हुई हैं, 80 से ज़ायद जंगजू जो है वो वहाँ पर मारे गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ये हलाकतें जो है मजीद भी बढ़ सकती हैं। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उन पर दहशतगर्दी कम होगी या ये मजीद इंतकामी हमले जो है उनमें बदल जाएगी? क्या कहेंगे सर? शुक्रिया काशा। देखें, हमले हुए, बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी सरजमीन इस्तेमाल हो तो उसका जवाब पाकिस्तान फ़ौज को, एयरफोर्स को इसी तरह भरपूर तरीके से देना चाहिए, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी रियासत हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाक अफ़गान सरहद जो है वो कुछ अरसे से बंद है, उसके बावजूद ये दहशतगर्द किस तरह पाकिस्तान में खुले आम जहाँ वो चाहे पहुँच जाते हैं और बारूद से भरी गाड़ियाँ और ख़ुदकुश हमलावर भी पहुँच जाते हैं। और अभी 2 रोज़ पहले एक खातून ख़ुदकुश हमलावर भी पकड़ी गई, उससे पहले बलूचिस्तान में भी पकड़ी गई थी। तो ये इनके जो असल जो कार्रवाई करने वाली है वो, देखिए, एक दहशतगर्द कहीं से ट्रेनिंग लेके आता है, इंडिया से लेके आए, ईरान से लेके आए, अफगानिस्तान से लेकर आए, वो ट्रेनिंग लेके आता है। लेकिन जब तक उसके यहाँ पर बैठे सहूलतकार, उसके मददगार मौजूद हैं तो ये दहशतगर्द आते रहेंगे, हमले करके मरते रहेंगे। लेकिन उनके सहूलतकार मौजूद हैं, जब तक सहूलतकार मौजूद हैं तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। क्यों कि असल तो उनके ये सहूलतकार हैं, वो अगर ना हो, उनको यहाँ कोई पहुँचाने वाला, उनकी मदद करने वाला, उनको बारूद देने वाला, उनको जैकेट तैयार करके देने वाला, बारूद से भरी गाड़ी तैयार करके देने वाला ना हो तो फिर हमलावर कहाँ जाएगा? खाली बारूद के, खाली जैकेट के हमलावर क्या कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो असल मेरा ख्याल है कि फोकस होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकार मौजूद है सबसे पहले उनका खात्मा किया जाए, उनका खात्मा होना चाहिए, उन नेटवर्क को तोड़े और उनको ख़त्म करें, तो फिर हमलावर आएगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, बॉर्डर बंद है, उसके बावजूद हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गए, उन पर हमला हुआ, बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, खुदकुश हमला हुआ, फायरिंग होती है, सब कुछ होता है। तो चीज़ें कहाँ से आती हैं? कौन है उनके सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर? कौन है? देखिए, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी फ़िरके से हो, हम नहीं मानते उनको, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई इस्लाम, कोई मज़हब नहीं होता। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि वो सहूलतकार, मददगार पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हैं, उनका एक दफ़ा मुकम्मल सफाया कर दें, उनको जड़ से उखाड़ दें, ताकि ये दहशतगर्दी का जो एक खौफनाक एक चेहरा पाकिस्तान के अंदर बैठ चुका है वो ख़त्म होना चाहिए, जड़ से ख़त्म होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि अगर उन सहूलतकारों का पाकिस्तान से खात्मा कर दिया जाए तो फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होंगे? नहीं हो सकेंगे। देखिए ना, आप एक अंडरस्टूड बात है कि हमलावर अफगानिस्तान आता है, ट्रेनिंग करके आता है, उसको यहाँ कौन रखेगा अपने पास? एक रखेगा, एक उसको बारूद ला के देगा, जैकेट ला के देगा, दूसरा उसको दूसरे शहर पहुँचाएगा, उसको वो अपना टारगेट देगा, वहाँ जैकेट पहन के जाएगा। तो इस दौरान में एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कई लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं, उसको पहुँचा रहे होते हैं। अभी हालिया जो इस्लामाबाद में, इमाम बारगाह में जो हुआ, वो हमलावर कहाँ से आया था? आप देखें कि वो बाजोड़ से नौशहरा, आप देखें ना, बाजोड़ से नौशहरा से फिर वो पीरदाई मोड़ पर आता है, जहाँ से रक्षे बैठ कर
तो पिंडी से होता है इस्लामाबाद पहुँचता है, फिर पिंडी में एक जगह रात को काम करता है, वो कौन लोग हैं? फिर उसको पिंडी से जहाँ इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद में वो एक जगह से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर बनती है जगह, वहाँ से बर्मा से वो पैदल चल के इमाम बारगाह तक आता है। तो ये सब एक दिन में नहीं होता है। इनके सहूलतकार कहाँ का पहले? एग्जैक्टली, आप सहूलतकारों की बात कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक ये जो सहूलतकार है ये अफगान महाजरीन की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है, जिनका मुकम्मल यहाँ से मतलब खात्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें कोई भी हो सकता है जी, जरूरी नहीं कि अफगान हो, हमारे लोकल भी हैं। अब ये जो हालिया दहशतगर्द की जो नेटवर्क पकड़ा गया उसमें लोकल लोग शामिल है, उसके रिश्तेदार शामिल है। उसकी एक बल्कि एक दहशतगर्द था साथी, उसकी बीवी है, वो साथ गई थी जब बाजोड़ से खुदकुश जैकेट लेकर आए थे, तो साथी की बीवी साथ में गई थी, तो खवातीन भी सब शामिल हो चुकी हैं। तो इस ऐसे नेटवर्क को मुकम्मल जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। एग्जैक्टली सर, देखिए कि उसका कितना रद्द आपका पॉइंट है कि पाकिस्तान में जो सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, इनका मुकम्मल तौर पे खात्मा जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अली इमरान साहब, पाकिस्तान का कहना है कि कार्रवाई महदूद और मुतनासिब थी और शहरियों, मसाजिद या मदारिस को निशाना नहीं बनाया गया, जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं कि अफगान हुकूमत जो है वो बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगा रही है कि आपने हमारे बच्चों को इसका निशाना बनाया है, मसाजिद को बनाया है या खातीन को बनाया है, सो आपने रात के अंधेरे में हम पे हमला किया है, हम दिन की रोशनी में आप पर हमला करेंगे। किस नजर से देख रहे हैं आप इसको? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज ने जो ये हमला किया है, ये बड़ा बरवक्त हमला है और हमें इसी तरह ही अपनी सॉवरेनिटी की जो है वो करनी पड़ेगी, उसको अफजल रखना पड़ेगा सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे आपने देखा कि गुज़िश्ता एक्सक्यूज़ मी, हमारे इस्लामाबाद के एक इमाम बारगाह के ऊपर हमला हुआ, 40 के करीब लोग वहाँ पर हुए, शहीद हुए। और उसके बाद गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले हमारे कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे जिनका ताल्लुक मानसेरा से था, वो शहीद हुए। इन सारी कार्रवाइयों को देखते हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अफवाज के पास या सिक्योरिटी एजेंसीज के पास क्या हाल था? अब हाल यही है कि उनके घर में घुस कर उनको मारा जाए। मैं समझता हूँ कि ये इकदाम तो बड़े काबिल तारीफ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ जो मद्देनजर रखनी पड़ेगी और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सिंस के हमारे जो बॉर्डर्स हैं जो अफगानिस्तान से मुल्हिका हैं, अरबों रुपए लगाकर वहाँ पर एक सिक्योरिटी बाड़ लगाई गई थी, आपको याद होगा, एक उसको फेंस किया गया था कम्प्लीटली पूरी बॉर्डर को। लेकिन उस फेंस होने के बावजूद, उस सिक्योरिटी बाड़ होने के बावजूद भी अगर इस तरह की पेनिट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर, जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं और फिर पाकिस्तान में वो मुनज़्ज़म हमले करते हैं, उत्कर्ष हमले करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर कि आपको पहले तो इन द फर्स्ट प्लेस आपको इन हमलों को वहाँ पर रोकना है जहाँ से ये लोग इस मुल्क में दाखिल होते हैं। फिर उसके बाद उनके अंदर जो स्लीपिंग सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स के अंदर जहाँ पर वो लोग उनको मदद करते हैं, उनको यहाँ तक फैसिलिटेट करते हैं, टारगेट तक लेकर जाते हैं, उन लोगों को भी कला कमा किया जाए। और मैं समझता हूँ कि पिछले 40 से 45 साल से जब से मैं पैदा हुआ मैं यही सुन रहा हूँ कि जी हमें दहशतगर्दी के साथ बड़े भरपूर तरीके से लड़ना है और हम लड़ रहे हैं और बयानात भी आते हैं कि जी अब हम इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और अब ये सर उठाने के काबिल नहीं रहे, हमने इनकी कमर तोड़ दी है। लेकिन हर दूसरे या चौथे दिन बाद टूटी हुई कमर दोबारा हम पर हमलावर होती है और हमारे बच्चे और हमारे फौजी जवान और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे फौजी जो ऑफिसर्स हैं, वो शहीद हो जाते हैं। और फिर देखिए ना, एक शहीद के पीछे उसका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है और उसकी पूरी उसका एक जाता है। तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है पाकिस्तानी अफवाज को इस पे सोचने की कि वंस फॉर ऑल हम इनका खात्मा किस तरह कर सकते हैं और किस तरह हम इस दहशतगर्दी को इन द फर्स्ट प्लेस जब ये अफगानिस्तान से इंटर होते हैं उनको रोकें। फिर उसके साथ उनके जो सहूलतकार हैं, हाँ वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है या वो बाहर से है, वो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, उनको कड़ी सजाएं दी जाएँ ताकि ये दहशतगर्दी का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। 9 मई के बाद उसके अमेरिका के अंदर जो ट्विन टावर्स पर हमला हुआ, उसके 9/11 के बाद भी पाकिस्तान ने कोई 80,000 के करीब पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी कुर्बानी दी। लेकिन इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी आज पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। इसके लिए कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली और मुनज़्ज़म हमें कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। जी पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
बैक एक मरतबा फिर खुशामदीद। जी सर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है, यही तमाम तर चीज़ें जो हैं हम सुनते आ रहे हैं। तारिक सुमैर साहब, कतर और तुर्किया की सालसी में रवाबित जो हैं वो नाकाम रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं और हम इस पर बात भी कर चुके हैं, बारहा ये चीज़ें भी हमारे सामने आ चुकी हैं कि हम ये तो कहते आए हैं कि मुआहिदा हो गया, अब अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये एक लंबे अरसे से ये चीज़ें हम इसका सामना कर रहे हैं और इस पर बता भी चुके हैं कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी तंजीमें जो हैं इसमें मुलविस हैं। कतर और तुर्किया की सालसी, आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं और सफारती सतह पर पाकिस्तान के पास इस वक्त कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? सर, कतर की सालसी तो कल से सवालिया निशान बन गई थोड़ी सी, वो कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पहुँचने वाले हैं, किसी वक्त भी पहुँच जाएंगे दौरे पे। जो उनका एक टीवी चैनल है अल जज़ीरा, उसने इस वाक़े की जिस अंदाज में रिपोर्टिंग की है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने जर्नलिज्म नहीं की, उन्होंने बिल्कुल वही रिपोर्टिंग की जो गोदी मीडिया करता है जी, जो इंडियन मीडिया करता है रिपोर्टिंग, उसी तरह अल जज़ीरा ने रिपोर्टिंग की। वो आप देखें कि वो उनको ये ज़ेब देता है जो उनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए दहशतगर्दों के लिए, वो उस चैनल ने, वो चैनल एक कतर की हुकूमत के कंट्रोल में है ना, इस पर हुकूमत पाकिस्तान को उनसे बात करनी चाहिए। जहाँ तक कि तुर्किया ने बड़ी सिंसियर एफ़र्ट की थी, और सिंसियर एफ़र्ट इसलिए कि उन्होंने 2 अदवार अपने से इस्तांबुल में मुनक्कद कराए थे। सीज़ फायर ज़रूर हुआ था अक्टूबर के वाक़यात के बाद, वो था कि सीज़ फायर हम करते हैं फिर बैठते हैं, बैठ के जब मुज़ाकरात होते थे, बात होती थी, एक नुक्ते पे पहुंचा जाता था और पाकिस्तान की ये डिमांड होती थी कि भाई आप तहरीरी माहिदा करें, आप हमें लिख कर ये दें, माहिदे में ये लिखें ये चीज़, और इसकी गारंटी दें कि जो दहशतगर्द तंजीमें वहाँ आपने पाल रखी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करेंगे। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। ये वहाँ डिस्कशन हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। तुर्किया का डेलीगेशन दोबारा पाकिस्तान आ रहा था और अफ़गानिस्तान भी जाना था, हालिया चंद दिनों की उसकी डेट्स थी, वो भी अब मनसूख हो गया क्योंकि ये वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं दहशतगर्दी के पाकिस्तान के अंदर। शकील करार साहब ने जो बात की है बॉर्डर्स की, फेंस की, और अली इमरान भाई ने भी किया कि ये शुरू हुई थी और इस पर 80% काम बताया जाता है मुकम्मल हो चुका है। ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान इलाके पहाड़ी इलाके हैं, ज़रा मुश्किल बॉर्डर है, 2700 और या 2200 किलोमीटर के करीब ये बॉर्डर लगता है। तो उसमें तो बाकी प्ले एरिया, बाकी तो पहाड़ी इलाका ही है। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा जो करीबी इलाके हैं बॉर्डर्स के, तो यहाँ इन्होंने अपने कैंप बनाए हुए हैं, यहाँ से ये आते थे, कार्रवाई करते थे, और पाकिस्तान की अफवाज ने और एयरफोर्स ने इंटेलिजेंस बुनियादों पे कामयाब ऑपरेशन किया। कल मैंने एक वीडियो देखी, पश्तो ज़बान में थी, अफ़गानी की थी किसी की, वो उन दहशतगर्दों का साथी था और वो चीख चीख के कह रहा था कि यहाँ पे हमला हुआ, यहाँ से मुखबरी हुई और ये हमारा कमांडर अख्तर मारा गया। ये वही अख्तर जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में ये मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड था। अब तुर्की और कतर दोबारा कोई कोशिश करते हैं, ये नहीं करते, ये तो कल तक पता चलेगा कि वो इस हवाले से कोई सालसी ये बताया कि हाल ही जो इससे पहले मुज़ाकरात हुए थे, तालिबान ने इन जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं उनको बॉर्डर से दूर करने के लिए कितने पैसे मांगे थे पाकिस्तान को? 10 अरब रुपए उन्होंने मांगे थे। ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हुए हैं कि हमें 10 अरब रुपए दे, तो उन्हें उसमें जवाब में कहा गया था कि आप तहरीरी माहिदा करें ना, तहरीरी माहिदा करेंगे तो हम आपको कोई मतलब ये ना कि ये जो TTP है या TTA है, उनका मकसद सिर्फ पैसा है। पैसा नहीं, इंडिया से भी पैसा आ रहा है उनको, जहाँ से मर्जी मिले, इंडिया से पैसा आ रहा है, थ्रू अफगान तालिबान रजीम आ रहा है, तो वो पैसे की बुनियाद पे सारा ये कोई मैं इसको जहाद नहीं मानते, इसको ये जहाद नहीं है, ये फसाद कर रहे हैं, ये इसीलिए इनको ख्वारिज का खिताब भी दिया गया है। ये ख्वारिज हैं, इस्लाम की रूह के मुताबिक ये ख्वारिज हैं और इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर अब मैं पहली मरतबा ये महसूस कर रहा हूँ, ये KP की हुकूमत है, उसने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं। अभी हालिया दिनों में CTD ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं और उसमें अब थोड़ा सा करीब आए हैं। अब इन्हें चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि KP के चीफ मिनिस्टर को साथ मज़ीद इस हवाले से मशावरत करें और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तमाम जो हमारी फोर्सेज हैं, बिल्कुल तमाम हमारी सियासी मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जब आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे वापस आएँ तो ज़रूर उनसे गुजारिश करें
जो आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करके, बल्कि अभी प्रोग्राम में भी गुजारिश कर रहा हूँ और उन्हें पहुँच जाएगी ये मेरी बात कि आप उसको सुहेल अफरीदी को बुलाएं और इस वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर को एक जो सिक्योरिटी मीटिंग होती है सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें चारों चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए और उसमें जो मुतल्लिका मिनिस्टर्स हैं और मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनको बुला के सारा इसका सारी सूरत हाल का जायज़ा लेके कौम को एक लाए अमल देना पड़ेगा, कौम को इकट्ठा करना पड़ेगा, इस सारे इकट्ठा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। शकील करार साहब, सफारती कोशिशें जो है, बातें तो ये हो रही है कि क्या नाकाफ़ी थी, जो हालात इतने ख़राब हो गए। हम देखते हैं कि कतर और तुर्किया की जाने से बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की गई थी कि मुज़ाकरात हो जाए, आपस में बैठ के कोई ना कोई इस चीज़ का हल निकलना चाहिए और उस वक्त एक हल निकला भी और कहा गया कि अब दहशतगर्दी नहीं होगी, अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द वहाँ जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या आप समझते हैं कि अफगान तालिबान वाकई दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रही है, सो इस वजह से अभी तक ये चीज़ें जो है इनका खात्मा नहीं हो सका? देखिए, ये तो आकाश साहब तो बात खुल के सामने आ चुकी है। तारक सुनार साहब ने तस्दीक की, मैं तो खाली चाह रहा था कि तारक साहब तो तस्दीक करें। बाकी तो ये है कि वो उन्होंने सिर्फ 10 अरब रुपए मांगे थे कि इन जो दहशतगर्द हैं, जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बॉर्डर से, पाक अफगान बॉर्डर से दूर कहीं उनको मुंतकिल करने के पैसे मांगे थे। तो ये सारी चीज़ें इस बात से ज़ाहिर होती हैं कि ये TTA है या TTP है, उनका मकसद कोई जहाद नहीं है। जहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ क्या जहाद कर रहे हैं? क्या हम काफिर हैं? क्या ये इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान नहीं बना? ये कौन से मुसलमान हैं? लंबी लंबी दाढ़ी भी है, लोग गले भी काटते हैं, 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, लोगों गले काटते हैं, लोगों उड़ाते हैं। अभी हालिया जो बारगाह में धमाका हुआ उसमें मासूम 10-10 साल के बच्चे शहीद हुए। क्या ये इस्लाम है? क्या ये जहाद है? ये तो लंबी दाढ़ी रख के लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हम जहादी हैं। ये तो मुसलमान ही नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान ही नहीं है, ये खुद को जहादी कहते हैं, मुसलमान नहीं है। चाहे वो TTA है या TTP है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है और अपनी जाशी है। अभी तक देखें, आप अभी तक इनकी जब से इनका क्या वजूद में आया था उस वक्त से लेके अब तक, बल्कि मैं समझता हूँ जिन्होंने इन ग्रुपों को बनाया था वो इसमें 100% इसमें शामिल है, कसूरवार है कि उन्होंने ग्रुपों को क्यों वजूद में लाया, क्यों इनको परवान चढ़ाया और आज जो है पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के उससे बारगेनिंग करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी जो हालिया परसों रात की जो कार्रवाई है उस पर अफगान तालिबान कहते हैं हम कार्रवाई पर सोच रहे हैं। उनके पास है क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ उनकी एक क्या कहते हैं अपनी आवाम को धोखा देने की कोशिश है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ बातें बताई जा रही, बातें की जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। शकील करार साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। असगर चौधरी साहब, वार्निंग दी जा रही है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में हमला किया है, पाकिस्तान पे हमला करेंगे और दिन की रोशनी में करेंगे। सो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और के दरमियान एक जंग जो है वो शुरू हो सकती है, या इसकी कोई वार्निंग जो है वो जो दी जा रही है उस पर कुछ हो सकता है? अफगानिस्तान। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सत बिस्मिल्लाह आए। वो जो शौक मोदी ने कहा था ना, मोदी अपना शौक पूरा कर चुका था, वो भी इसी तरीके से कर रहा था। बहुत अल्लाह शेरी उसे भी मिली हुई थी, बढ़ के रोज़ाना मारी जा रही थी। तो आपको भी हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आए ज़रा फिर देखें। बात यह है आकाशा कि बिल्कुल अभी जिस तरह तारक सुबैर साहब बात कर रहे थे, शकील करार साहब बात कर रहे थे, अभी सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास चल रहा था और वहाँ पर जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी, उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ वहाँ पर दिया और आज फिर उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 10 अरब जो रुपया मांगा गया था और पाकिस्तान देने को तैयार हो चुका था कि ठीक है हम आपको ये 10 अरब रुपया दे देते, लेकिन गारंटी क्या होगी कि कल ये दोबारा मुंह उठा के गारंटी देने को तैयार नहीं था। तो गारंटी देने को लिए कोई तैयार नहीं था और इसलिए वो मुज़ाकरात वहाँ पर नाकाम हुए। दूसरा काशा, पूरी दुनिया के सामने हमने सबूत रखे हैं कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। अब ये बदकिस्मती ये है कि कंधा तो जो है बंदूक के लिए वो है अफ़गानिस्तान का, लेकिन जो बंदूक है ट्रैगर जो है वो उंगली जो है वो दिल्ली की है। वहाँ पर पैसा सारा वहाँ पर दिल्ली इन्वेस्ट कर रहा है और वो जो हज़मियत उन्होंने उठाई थी 10 मई को, अब वो यहाँ पर इंगेज करना चाह रहा है। फिर कितना झूठ बोला गया, देखिए ना, नाम लेते हैं ये इस्लाम का। इन्होंने आज तक जो है वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, जाके नाम लेते हैं इस्लाम का और बामियान में जो इन्होंने बुत तोड़े थे, जो पहली रजीम थी तालिबान की, वही तस्वीर दिल्ली में लगी थी और उसी के आगे इनका वज़ीर ख़ारजा बैठ के साइन कर रहा है। देखें ना, मोदी रजीम जो है उसने क्या मैसेज दिया है वो तस्वीर वहाँ पर पीछे लगा के
कि अब ये जो इस्लाम नाफज करने के लिए आए थे, ये जो शरीयत नाफज करने के लिए आए थे, ये जाके इंदवाता की शरीयत नाफज करेंगे। और फिर जो कुछ वहाँ पर जब से ये तब्दील हुई है काबर रजीम, उस वक्त से पाकिस्तान को छोड़े जो कुछ कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ कर रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं, वहाँ पर जो ख़वातीन को हकूक़ मुयसर नहीं है, ख़वातीन के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं वहाँ पर तालीम के। और फिर एक तरफ आप दहशत गर्दी करवाते हैं, ऊपर से आप कहते हैं कि जी हम जवाब देंगे। आप तो आएँ सद बिस्मिल्लाह आप जवाब दें। और आज मेरा दिल, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, मुझे आज बड़ा फ़ख्र है, मुझे अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर फ़ख्र है कि मेरे हुकूमत के नुमाइंदे ने फ्लोर ऑफ दी हाउस खड़े होकर कहा है आज कि हम जनाजे उठाने के लिए नहीं रह गए हैं, हम जनाजे पढ़ने के लिए नहीं रह गए हैं। हर एक एक लहू के कतरे का हिसाब लिया जाएगा और जवाब लिया जाएगा। ये रात को पाकिस्तान ने जवाब लिया है, अपने शुहदा के लहू का जवाब लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आपके इलाके के कर्नल साहब शहीद हुए। जी बिल्कुल, वो मेरे इलाके के नहीं, मेरे मुल्क के कर्नल थे, मेरे मुल्क के वो साथ एक जवान भी था। एक एक जवान इस धरती का बेटा है और इस धरती का वो सबूत है और अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। फिर मुझे अफसोस होता है कुछ ऐसे लोगों के ऊपर भी जो उस वक्त अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाके वो दुश्मन के साथ मिल जाते हैं, जो उस पर भी सियासत करते हैं, फिर उसके ऊपर वो सियासत करते हैं। ये यकजा होने का है, ये दरिंदगी है। आप इस दरिंदगी को अब भी अगर नहीं समझ सके तो फिर तो अफसोस है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। मुझे ये बताइए 40 साल तक पाकिस्तान ने कौन सी कुर्बानी नहीं दी है। तारक सुमैर साहब, शकील करार साहब इस शहर के इंतहाई बाखबर जर्नलिस्ट हैं। सिंगल को एक वाक़या बता दे कि जो हकूक़ पाकिस्तानी को मुयसर थे किसी अफ़गानी को वो मुयसर ना हुए हों। हमने तो इक्वल उन्हें बराबर बदमाशी करके ज्यादा आपका पॉइंट आ चुका है। बहुत शुक्रिया। बातें तो ये भी हो रही है कि ये जो इसका बिला जवाब नहीं रहेंगे, क्या ये वॉरिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की तरफ एक इशारा है? इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कुछ पीटीआई के हवाले से। तारिक सुमैर साहब, हुकूमती वफ्द और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की मुमकिना मुलाकात जो है वो मुतवक्किल है और कहा जा रहा है इस मुलाकात में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। सो मैं चाहती हूँ कि अंदर की खबर कुछ आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो इसमें होने क्या जा रहा है? कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली फिलहाल तो। मुझे मतलब ये सिर्फ बातें ही हैं पीटीआई की, बातें हैं, मुलाकातों की बात है। आपने तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका तजिया या इन्फॉर्मेशन है। मैं यही बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपको। आगे सुनने भाईजान, सुने तो सुन रहे हैं जनाब, सुन रहे हैं। उस वक्त तो बड़ी आप कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म साहब मुलाकात कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म साहब आज आप कह रहे हैं कुछ खास होने वाला है। वो लाहौर में जाके तकरीर ना करते ना, लाहौर में जाके तकरीर पर भी पाबंदी है। नहीं, जो मुतनाज़ा बातें की थी मैं उसकी। अच्छा, मतलब महमूद खान अचकज़ई की तकरीर के ऊपर भी पाबंदी नहीं। चले फाइनली अब मुलाकात जो है वो होने जा रही है। एक मुलाकात उनसे मिलेंगे डॉक्टर तारक फजल चौधरी या राना सनाउल्लाह मिलेंगे। मतलब और लेकिन बात तो क्लियर है, वफ्द की बात है। वफ्द में दो वजीर हो गए ना, ला मिनिस्टर होंगे। बाकी ये असगर चौधरी साहब वहाँ अपना मोबाइल से कवरेज कर रहे होंगे, उस फुटेज बना रहे होंगे उसकी। मुलाकात में कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। वो होगी कि जी आपने आगे चलना है। जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो खबर सुन लें कि राना सनाउल्लाह साहब ने उन्हें टेलीफोन किया था महमूद खान अचकज़ई को, 1-2 दिन पहले की बात है। और उसमें उन्होंने बात की उनसे कि भाई आप मेहरबानी करें, जो स्टैंडिंग कमेटियों से आपने इस्तीफे दिए हुए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा दिया हुआ चेयरमैनी से, वो आप वापस लें। तो उस पर उन्होंने कहा था कि इस पर मिल बैठ कर बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला फ़ैसला नहीं कर सकता। मैं पीटीआई की लीडरशिप से भी बात करूंगा। असद कैसर हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए। सर ये तो हुकूमत के अरसे से ख्वाहिश है जी वो वापस आ जाए। भाई मैं दे रहा हूँ ना भाई, अस्पताल तक तो आप ले जाने दें। काइंडली प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा, इस पे बात करते फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप अपनी बारी में जो मर्जी कह दें,
मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये गुफ्तगू ही उसके नतीजे में इसमें information फिर ये- कि ये बैठेंगे आपस में इंफॉर्मेशन ये है कि किसकी मुलाकात होगी और किसकी मुलाकात नहीं होगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? कौन सी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात अगर अपोजिशन लीडर से हो वो फिलहाल नहीं मानी जा सकती है। फिलहाल नहीं है। ये तो रोजाना कह मुलाकात रहे हैं ना, हम तो तो कह रहे हैं ठीक है, कि तारिक ड्रामा सुमैर साहब आपका हुकूमत पॉइंट आ ड्रामा कर रही गया। है। जो पीटीआई भी समझ रही थी कि जो हुकूमत ड्रामा कर रही थी, अभी अपोजिशन ड्रामा लीडर कर है रही है। महमूद खान चकजई साहब, उनसे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी, तो तारिक सुमैर साहब ने बता दिया कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। शकील करार साहब, मुलाकात में सियासी असीरों की रिहाई का मुतालिबा जो है उसकी बातें हो रही थी कि वो किया जाएगा। सो अब ये चीज जो तारिक सुमैर साहब ने एक और पिंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है। क्या महमूद खान चकजई तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए एक दबाव जो है कोई भी हो जिससे भी मुलाकात हो वो डाल सकते हैं, या महज सिर्फ रस्मी गुफ्तगू जो है वो होगी? देखिए, हम पहले कहते आए आकाशा, ये सब ड्रामा कर रही है हुकूमत। हुकूमत सिर्फ ड्रामा कर रही है, टाइम पास कर रही है। आज यहाँ इसी स्टूडियो में बैठ के तारिक सुमैर साहब ने बड़े फख्र से कहा था, आज देखें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनसे रब्ता किया है, उनका हम आपसे मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे तो मिलेंगे ना जी। वो आते बाद में पाकिस्तान, पहले उनका दौरा मंजूर हुआ होता है, 2 रोज़ का, 3 रोज़ का, 4 रोज़ का, 5 रोज़ का। मैं तो कहता हूँ अब तक तो 2 साल में प्राइम मिनिस्टर ने जो जहाज़ इस्तेमाल किए ना, पाकिस्तान एयरफोर्स के बाकी जहाज़ और लोकल आप इस्लामाबाद पिंडी में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, उनका पहले हिसाब दें, गैर मुल्की दोनों का हिसाब दें, फिर पीटीआई से बात करें। पीटीआई से बात तो उन्होंने करनी नहीं है, सिर्फ ड्रामा करना है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये एक मुलाकात तो करा नहीं सकते। क्या इनके पास इख्तियार है? बताएं तारिक सुमैर साहब। बैरिस्टर अकील तो कह रहे हैं ना इस हफ्ते इमरान खान की मुलाकात होगी। मुलाकात का इख्तियार है? और भाई भेज रहे थे ना, बैरिस्टर गौर क्यों नहीं गए? बैरिस्टर गौर कासिम जमान को क्यों नहीं साथ लेके गए? कासिम जमान को ले जाते साथ। बात कोई पकड़ते हैं, वो डॉक्टर जा रहे थे चेकअप करने, 10 साल तक वो जो झूठ बोल रहे थे 85% आम जाया हो गई, वो बयानिया भी खत्म हो गया। हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, इनके पास बयानिया। शकील करार साहब, ये सवाल डॉक्टर अली इमरान साहब के सामने ही रख देते हैं। सर देख ले, हमारे स्टूडियोज में इस वक्त जंग छिड़ चुकी है कि जब पीटीआई की जो क़यादत है या जो लोग हैं पीटीआई के, उनको जब मुलाकात की इजाजत दी जाती है तो मुलाकात क्यों नहीं करते, और उसके बाद फिर एक ढिंडोरा जो है उनकी जानिब से पीटा जाता है कि मुलाकात जो है हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमारी मुलाकात नहीं हो रही, और जब मौका मिलता है तो मुलाकात करते नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस बात का अगर लेकिन मैं एक बात शुरू जरूर करूंगा, लेकिन तमाम जो हजरात हैं, खास तौर पर तारिक सुमैर साहब से, कि आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, फिर हम इस पे मजीद बात करेंगे। क्योंकि इनकी जो मोहब्बत है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के साथ काफी ज्यादा है। अच्छा, अब देखिए बात नहीं, अब आप पार्टी के बाज़ाब्ता तर्जुमान है नहीं तारिक सुमैर साहब, हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ। सर उनको बात तो करने दीजिए ना। जब आप देखें, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी बड़ी सर्जरी के लिए जाते हैं, या आप किसी भी बड़े आप कोई प्रॉपर्टी खरीद ले हैं, तो हमेशा नेक्स्ट टू किन आपका करीबी रिश्तेदार या अजीज होता है। जी जी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो सेहत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान को, क्या पूरी दुनिया को पता है कि वो उनकी आँख की बिनाई का मसला है, वो शदीद तकलीफ में है। और इस मौके पर उनकी बहनों को, जिनकी बार बार हमने बात की और इजाज़त चाहिए कि उनको मिलवाया जाए, आप बजाय उनकी बहनों के अगर पार्टी के किसी ऐसे शख्स का नाम दे देते हैं जिसका नाम हमने पुट अप ही नहीं किया, हम चाहते ही नहीं है कि वो मुलाकात करें अभी, तो आप उनका नाम देकर सिर्फ ये एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं कि दी देखें हमने तो इजाज़त दी थी लेकिन वो खुद गए नहीं। देखें, हम ये कहते हैं कि अगर बैरिस्टर गौर को आप भेजना चाहते हैं या कासिम जमान को भेजना चाहते हैं, तो उसकी बजाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बहनों को क्यों नहीं भेजा जा सकता? तीनों बहनों में से किसी एक बहन को नहीं। चले अली भाई, अगर उनको भी नहीं भेजना है तो महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भिजवा दे। सर मैं उस तरफ आ रहा था। देखिए, बात यह है कि इनका वो हिसाब है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि आटा गुनने वक्त हिल्दी क्यों है। अब बात यह है कि हम जिस तरफ भी आते हैं, जो भी बात इनके आगे रखते हैं, ये उसमें से एक नुक्ता निकाल लेते हैं। बेसिकली बात यह है कि इनके जो हैंडलर्स हैं और जो इनको चलाने वाले हैं, देखिए इनकी अपनी तो कोई औकात नहीं है। नून लीग की क्या औकात है? 17 सीटों वाला आज वज़ीर-ए-आज़म है। और शकील करार साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा कि वो पाकिस्तान सिर्फ दौरा करने के लिए आते हैं। आप मुझे ये बताएं, जिस वज़ीर-ए-आज़म ने KPK के वज़ीर आला को ये कहा हो मुलाकात के ऊपर कि मैं पता कर मैं पूछ कर आपको बताता हूँ, लेकिन वो दिन लेकर आज दिन तक उनको जवाब नहीं मिला कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मोतबर शख्सियत की मुलाकात या खानों की बहनों की मुलाकात करवा सकते हैं। हम उनसे बाकी क्या उम्मीद रखें? जहाँ तक बात है, महमूद चकज़ई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, लीडर ऑफ द हाउस से मुलाकात करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो मुलाकात भी एक रस्मी सी मुलाकात होगी। इस फार्म 47 के जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनके हाथ में हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए है क्या? बदकिस्मती से यहाँ RTS वाले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं ना जी, क्या करें?
देखिए जी, आरटीएस जिन्होंने बिठाया था, आरटीएस में अगर देखा जाए बाद में जो तज्जिया हुआ था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 से 20 सीटें कम हुई थी, बड़ी नहीं थी। उस वक्त भी हमारी मकबूलियत जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो थी और नून लीग से बहुत आगे थी। और आज तो खैर उस वक्त कबूलियत भी थी ना तमाम, आज तो उनकी तमाम जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, आप तो इनकी मकबूलियत क्या नून लीग की जमीन बोस हो चुकी है। आज आप इलेक्शन करवा के देख लें इस मुल्क के अंदर, आपको पता लग जाएगा अभी हरिपुर में हुए थे सारे इलेक्शन, मकबूलियत के किस पैमाने पर इसी खुशी में रहे इलेक्शन करा दे चले आए। तारक साहब आप हरिपुर वाले इलेक्शन को खुशी में रखते हुए पाकिस्तान भर में इलेक्शन करा दे चले, करा देंगे नहीं, असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, करा देंगे। चेक कर ले आप ये समझते हैं कि आपका शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान, अभी इलेक्शन को रहने देते हैं, अभी जो मुलाकात की बातें हो रही हैं उसी पे रहते हैं। इस पोजीशन में आप यकीन करें कि जिस तरह पहले इनकी जमानतें जब्त हुई है ना, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये अपनी सीटें 50, 60 से 70 हजार वोटर से आ रहे हैं। इस दफा अगर इलेक्शन लड़ा तो शायद इनके बैलेट बॉक्स से 2 या 3 हजार से ज्यादा वोटें नहीं निकलेंगी। अवाम ने इनका असर चेहरा देख लिया। पाकिस्तान की अवाम भूख से मर रही है और जो पंजाब की महारानी है उन्होंने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा। आप ये सोचें, लेकिन डॉक्टर साहब पंजाब में काम तो हो रहा है ना जी, ये तो ज्यादती है। अगर हम सिर्फ एक पॉइंट जो है वो लेकर सर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी पर काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं बसंत की डोरें बनवाई जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि महंगे इंडियन ब्रांडेड कपड़े पहने जा रहे हैं, ये बिल्कुल ये काम हो रहा है। लेकिन अवाम के लिए क्या हो रहा है ये पाकिस्तान की अवाम जानती है। दस्तरखान मुफ्त खाना मिल रहा है जी, मैंने खबर पड़ी है कि असल में वो दस्तरखान लगाने वाले लोग कुछ और थे, लेकिन नाम जो है महारानी जो है वज़ीर आला पंजाब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर जब आप हुकूमत में होते हैं आप कहते हैं ओपोजिशन का यही काम है क्रिटिसाइज करना है, जब आप ओपोजिशन में होते हैं तो आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हुकूमत पंजाब की जानिब से या हुकूमत की तरफ से कोई अच्छे काम किए जा रहे हैं तो आप उस पर बात नहीं करते हैं, आप हमेशा से क्रिटिसाइज उस चीज़ को कर रहे हैं। हम आ जाते हैं इलेक्शन को छोड़ के कुछ मुलाकात के हवाले से बात कर लेते हैं। बैरिस्टर अकील जो है वो कह रहे हैं कि बहनों को हलफनामा देने का एक मुतालिबा जो है वो उनकी जानिब से किया गया है कि मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू ना कीजिए। आप समझते नहीं है कि वाकई एक मुलाकात हो जाएगी अगर वो सियासी गुफ्तगू नहीं करते, अगर हुकूमत बाजिद है इस चीज पे तो पीटीआई को भी समझना चाहिए। सबसे पहले तो बैरिस्टर अकील साहब की बात करता हूँ। वो वजीर ममलकत हैं कानून के, वफाकी वजीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ। पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि क्या आप कानून व इंसाफ के मुताबिक जीत के आए हैं? आप वहाँ से जिस खातून से इलेक्शन हारे हैं, अजरा मसूद साहिबा से इलेक्शन हार के आप एक फ्रॉड के जरिए आप इस असेंबली में पहुंचे हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि एक वो हलफनामा, बिल्कुल जी, पहले बैरिस्टर अकील अपना हलफ देना, पहले अपना हलफ दें। अच्छा, पहले ये पूछें कि ये जज हैं कि ये हुक्म सादर फरमा रहे हैं, क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि आप हलफनामा रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को जमा करवा सकते हैं किसी अदालती जज के अहकामात के बगैर? मेरे ख्याल से ये लोग वो लोग हैं जो सोने के चमचे लेकर पैदा हुए, जिनके आज भी कारोबार लंदन और दुबई में जो है वो चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के इनके बिजनेसेस चल रहे हैं, बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स के साथ ये काम कर रहे हैं। इनको मेरे ख्याल से अदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम या कानून असल में कहता क्या है। हमारे हलफनामे जमा करवा देने से भी क्या जो है वो उस पर अगर हम कल ना अमल दरामद करें तो अदालत हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? ऐसा नहीं होता भाई। अगर कोई हलफनामा मांगना है तो वो अदालत मांगे, अदालत ये कहे कि भाई आप ये हलफनामा दें अदालत के अंदर कि कल आप बाहर निकल कर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, तो उसकी समझ आती है। हाँ, अगर मुझे ये बताएं कि कोई खान साहब की बहन जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन जेल में जाती है और वो आकर बाहर रिपोर्ट करती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो आंख है उसके जो बिनाई है वो इस कदर जो है वो कम हो चुकी है, वो शदीद तकलीफ के अंदर है, उनका चेकअप की जरूरत है। अगर ये बात भी वो बाहर आकर नहीं कर सकती, अगर इस बात को भी आप सियासी समझते हैं, तो फिर किसी को अंदर भेजने की जरूरत क्या है? फिर हम किस बहस के अंदर उलझे हुए हैं? फिर तो आप ये कह दें कि यहाँ पर अमरीत है, यहाँ पर किसी इंसान के कोई हकूक नहीं है, यहाँ पार्लियामान जैली है, ये ब्यूरोक्रेसी जैली है, इलेक्शन जैली थे, इलेक्शन कमीशन का निजाम जैली था, ये सारा निजाम जैली है। वो तो बात की बात है। मुझे बताएं, खामोश होकर बैठ जाए। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में कब तक
पिछले 75 सालों से ये मुल्क में जो ड्रामा चल रहा है कि कभी भी आज तक इस मुल्क के जो अवाम है उनके जो बैलेट पेपर का जो तकद्दुस था वो हमेशा से पामाल किया जाता रहा। कब ये रिस्टोर होगा? हमेशा अपोजिशन में ये चीजें याद आती है। वोट को इज्जत दो। सर हुकूमत तो ये कर रही है। अली इमरान साहब आपका पॉइंट आ चुका है। जी सर आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब, वोट को इज्जत देने वाले कबूतरबाज जो अपने हाथों में कबूतर बिठा रहे थे, आज वो इज्जत उस वोट का जनाजा निकलवा के आज वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। और आज सर पीटीआई में वो लोग जो बहुत ही ज्यादा मकबूल रहे हैं उनकी तरफ से कुछ बयानात जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। असगर चौधरी साहब, कुछ बातें हो रही हैं अलीमा खान की चेयरमैनशिप के हवाले से, सो आपको लगता है कि कोई ऐसी इसमें सदाकत है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान की चेयरमैनशिप की जो ख्वाहिश है उसकी तरदीद की है। क्या ये तरीके इंसाफ में लीडरशिप की एक जंग का इशारा जो है उसको जाहिर किया जा रहा है, या सिर्फ एक जो शेर अफजल मरवत साहब है उनकी जानिब से जो एक बयान दिया गया था सिर्फ वही है, सिर्फ बयानात की हद तक की बात हुई है? हाँ, बहुत शुक्रिया काशा। बड़ी तल्ख बातें हैं इनसाइड पीटीआई। ये सिर्फ एक चले वो तो उस हद तक बात हुई थी। आपको याद रहे कि बानी चेयरमैन ने भी बैरिस्टर गौहर साहब को ये कहा था कि इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो, और डॉक्टर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि गालबन ये कोई 2024 का है, अप्रैल है या शायद कोई और महीना, कि लाहौर हाई कोर्ट से एक स्टे भी हुआ है इस बात के ऊपर, चेयरमैनशिप के ऊपर, और वो स्टे लिया हुआ है जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बैरिस्टर गौहर साहब ने। देखें प्रॉब्लम हुकूमत क्यों शेयर हुई है, मुझे ये बताइए। वो हुकूमत जो 24 और 26 नवंबर के दरमियान घुटने टेक चुकी थी, हर शर्त मान चुकी थी, हर चीज़ तस्लीम कर चुकी थी और कह रही थी ठीक है आप संगजानी बैठ जाएं, हम कोई रास्ता निकालते हैं। और रास्ता यूं तो नहीं निकलेगा ना कि आपने दरवाज़ा खोल दिया और बानी पीटीआई इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे। ज़ाहिर अदालती रास्ता निकलता है, वैसा ही रास्ता निकलेगा जैसे वो एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक से निकला था। नवाज शरीफ कहा जी रास्ते तो इसी तरह निकलते हैं, इसमें तो हमने देखा है रास्ते इसी तरह निकलते हैं। लेकिन उस वक्त की जो शायद उनकी सियासी गलती थी और आप पीटीआई की लीडरशिप ये बात तस्लीम भी कर रही है, वरना इस वक्त तक इमरान खान साहब ने बनिगाला होना था और मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ और होनी थी। आस्ता आस्ता हुकूमत शेर होती गई। और एक सबसे बड़ी मिसाल तारक सुमैर साहब हमारे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। यहाँ पर ही बैठ के इन्होंने ये कहा था आज से 15 दिन पहले कि जनाब वज़ीर आज़म महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेंगे, उनके चेंबर में जाएंगे। तो मैं कह रहा था वहाँ पर सारी बातें दावे कर रहे थे साहब के जी हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत जो है वो ऐसे 8 फरवरी आई, 8 फरवरी का पीटीआई का एहतजाज, और वो एक ऐसा एहतजाज था, बेशक इख्तलाफ करें मुझसे डॉक्टर साहब, लेकिन जो बतौर एक रिपोर्टर में ऑब्जर्व उसे करता हूँ, मुझे वो एहतजाज नज़र नहीं आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा खासा रहा है आज तक। उन्होंने सिस्टम को मफलूज करके रख देते थे। तो वो जो थी कि वज़ीर आज़म साहब चल के जाएंगे, अब लग रहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब चल के आएंगे। फिर उसके बाद ये 5 रोज़ का जो धरना हुआ, इसके बाद अब क्या वो किस बात के ऊपर आ गए जी, 2 वज़रा जाएंगे। और भाई वो वज़रा तो क्या, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ऐवान में आते हैं वो भी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास चल के जाते हैं। अगर आपने इस माहौल को ठंडा करना है, इस्तेकाम की जानब लेकर आना है, तो आपको देर किस बात की है? अपोजिशन लीडर को उनकी ये बताई जा रही है कि हुकूमत की नज़र में उनकी हैसियत क्या है अपोजिशन लीडर और की? ये वो अपोजिशन लीडर हैं कि जब रजीम चेंज हुई तो वो इस हुकूमत के साथ थे, आज की हुकूमत के साथ। ये उस पीडीएम में उस वक्त इसके साथ थे, ये तल्लक है इनका पुराना। तो असल प्रॉब्लम जो है पीटीआई के अपने अंदर है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब तक पीटीआई अपनी सफ़ों के अंदर नहीं देखेगी, कौन कौन लोग इस चीज से नाखुश हैं। पूरी पार्टी के अंदर आप देख लें कि जी दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्यों बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैनशिप के ऊपर चिमट के बैठे हुए हैं। मतलब पीटीआई के अंदर गौर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। असगर चौधरी साहब आपका पॉइंट आ चुका है, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जाते जाते एक खबर अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती चलूं कि आयासादी कह रहे हैं कि डॉक्टर की सिफारिश पर इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब और डॉक्टर अली इमरान साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।